करते हैं तो आपका ज़िक्र इसलिए आया करता है कि करीब करीब 50 साल तक आपने उर्दू के लिए यहाँ काम किया और मुशायरों का जिस तरह से कहना चाहिए कि मुशायरे मुनक़्क़िद किए, उसके उर्दू की तरक्की के लिए काम किए। ये जो सिलसिला है मुशायरों का, उर्दू का, ये किस तरह से शुरू हुआ था और ऐसे कौन कौन से नुमायाँ शायर हुए, कलमकार हुए जिनको आपने रायपुर बुलाया और वो आए और यहाँ उन्होंने मुशायरों में शिरकत की? तो हम चाहेंगे कि आज आप अपनी जो यादों की गठरी है वो उसको खोलें, ज़रा बताएं। हाँ, मैं जब 3 साल का था उस वक्त मेरे वालिद जो पोस्ट मास्टर थे रायगढ़ में, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद हमारी परवरिश हमारे नाना नानी ने की, क्योंकि और कोई सहारा था नहीं। इन्हीं के मरहून मिन्नत रहे और इन लोगों ने हमको उर्दू की तालीम इब्तदाई मौलाना हामिद अली साहब के मदरसे से शुरू कराए। वहाँ मुझे मौलाना हामिद अली साहब के जो साहिबजादे मौलाना फ़ारूक अली, वो मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे उर्दू, फ़ारसी, अरबी पढ़ाया और मदरसे के माहौल में मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं ज़्यादा वक्त मदरसे में ही गुजारता था और मेरी जो बैठक रहती थी तमाम उलमाओं, मौलानाओं, इन्हीं लोगों के दरमियान रहती थी। और जब मदरसे में कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम स्कूल के बच्चों के हुआ करते थे तो मैं बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से उन प्रोग्राम को देखता था। उनको कैसा अनाउंस और कैसा ऑर्गेनाइज करते थे उस पर मैं तवज्जो देता था। उसके बाद मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो मौलाना फ़ारूक अली जो मेरे उस्ताद थे, जब उन्हें मैंने अपना शौक़ बताया और अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा कि यार इसमें तो एक तखल्लुस लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम ज़फ़र है, रऊफ़ मेरे वालिद का नाम है, ज़फ़र रऊफ़ कर दीजिए। तो कहनी बेटा रऊफ़ मज़ा नहीं आएगा, इसको रऊफ़ी कर देते हैं। तो ये जो रऊफ़ी तखल्लुस कह लीजिए या ख़िताब कह लीजिए या अलक़ाब कह लीजिए, मौलाना मोहम्मद अली फ़ारूक़ी जो अभी मदरसे के मोहतमिम हैं, इनके वालिद मौलाना फ़ारूक अली, उनका इनायत किया हुआ है। और उस ज़माने में हमारा जो इब्तदाई दौर था, हमको फिर प्राइमरी स्कूल में भर्ती किया गया, बैजनाथ पारा उर्दू स्कूल में। वो स्कूल पहले चिकनी मंदिर के सामने था, जहाँ बहुत सारे बिजनेस कॉम्प्लेक्स दुकानें बन गई हैं। पहले वहाँ बहुत बड़ा आता था, मालवी रोड पर था। फिर ये स्कूल वहाँ से बैजनाथ पारा बागीचे में तब्दील हुआ। तो वहाँ से हमने चौथी उर्दू मुमताज़ नंबरों से दूसरे दर्जे पर, पूरी 18 स्कूलों में हम दूसरे दर्जे में कामयाब हुए। पहले दर्जे में मेरी ही क्लास के अब्दुल कदीर वो कामयाब हुए, जो बैरन बाज़ार रहते हैं। इस तरह फिर हम गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला लिए। गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला लेने के बाद हम 8th या 9th तक पढ़ने के बाद लावाली तबीयत की वजह से वहाँ हिंदी का सिलसिला था, क्योंकि 8th 9th से हिंदी मीडियम शुरू हो जाता था और हिंदी हमको आती नहीं थी। तो हमने स्कूल को खैरबाद कहा, 9th तो हाँ, हालांकि गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी हमने 9th पास किया, लेकिन उसके बाद फिर प्रोफेसर रियाजुद्दीन साहब रास, इनका मोइनिया ट्यूशन कोचिंग स्कूल चलता था, जहाँ पर से हमने एडमिशन लिया। वहीं हमारी मुलाकात हबीब प्रेमी से हुई, अताउल्लाह खान वफ़ा से हुई और इस तरह हमने हाई स्कूल का एग्ज़ाम प्रोफेसर रियाजुद्दीन साहब की रहनुमाई में दिया और कामयाब हुए। उसके बाद न्यू आर्ट्स कॉलेज में हमने एडमिशन लिया। इस दौरान में कॉलेज की जो हमा हमी और गहमा गहमी जो होती है, उसमें उस वक्त के जो उर्दू के वहाँ तालिब इल्म थे, उर्दू फ़ारसी के, उनकी तादाद 30-35 थी। वहाँ फिर बाकायदा एक मुशायरे का अहतमाम किया गया। उस मुशायरे में नातिक गलावटी साहब की सदारत में मुशायरा किया गया। उस वक्त
प्रिंसिपल रामचंद्रन साहब थे और प्रोफेसर याजुद्दीन साहब थे, रणवीर सिंह शास्त्री जो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल थे, बाद में फिर वो विधायक भी बने और मिनिस्टर भी बने, ये हमारे उस्ताद थे। कॉलेज में सोशल एक्टिविटीज़ की बिना पर मुझे फ्रीशिप दी गई थी। आपने न्यू आर्ट्स कॉलेज का? न्यू आर्ट्स कॉलेज ही, दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत वो चलता था। और उसके बाद फिर काफ़ी बाद में उसका नाम दुर्गा कॉलेज हुआ, नहीं शुरू में न्यू आर्ट्स कॉलेज ही नाम था और दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी उसको रन करती थी। उसके बाद फिर हम लोगों का जो बैजनाथ पारा जो अदबी मरकज़ रहा, मजहबी मरकज़ भी रहा, सीरत के मुशायरे होते थे और सीरत के जो प्रोग्राम होते थे वो 2 रोज़ा होते थे। और एक उसमें 2 रोज़ में एक रोज़ तकरीरी प्रोग्राम होता था, एक रोज़ मस्तूरात का प्रोग्राम होता। फिर उसके बाद उसमें इजाफा हुआ 2 रोज़ यानी मर्दाना प्रोग्राम जिसमें उलमाओं की तकरीर हुआ करती थी, एक में मस्तूरात का प्रोग्राम जिसमें मुकामी जो लेडीज़ होती थी वो तमाम दिलचस्पी और हिस्सा लिया करती थी। इसके बाद 1956 में नई दुनिया दिल्ली के एडिटर पब्लिशर और एडिटर मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी को मदऊ किया गया। बड़ी बेहतरीन उनकी तकरीर रही। तकरीर के बाद दूसरे दिन हमने बज़्म शेर व सुखन की तरफ से उन्हें सपासनामा पेश किया, जो बाद में नई दुनिया में भी सरवक्त छपा था और बहुत नाम हुआ बज़्म शेर व सुखन का, रायपुर का। उसके बाद उसी सपासनामा में दौरान गुफ्तगू मौलाना ने पूछा, भाई सीरत में क्या होता है? तो उस वक्त मौलाना हामिद अली साहब का दौरा था और मोहम्मद अली एडवोकेट उसके जनरल प्रेसिडेंट रहा करते थे और जनरल सेक्रेटरी आपके फजलुद्दीन फ्रूट मर्चेंट ये हुआ करते थे। तो ये सभी उस मिशन में थे। रफ़ीउल्लाह शाह साहब सेशन जज वो भी मदऊ थे। रामकृष्ण कपूर राहा साहब जो राजकुमार कॉलेज में प्रोफेसर और प्रोफेसर थे वो भी थे और ऐसे बहुत से हज़रात उस सपासनामे में थे जो बज़्म शेर व सुखन ने उन्हें पेश किया। तो दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि सीरत में आप लोग मुशायरे क्यों नहीं करते हैं? तो हमने कहा भाई अभी तक तो ऐसा नहीं होता, अगर आपका मशवरा तो इंशाअल्लाह अगले साल से सीरत का मुशायरा हो। तो 1957 से सीरत के जितने भी मुशायरे हुए उन सब मुशायरों का अनाउंसिंग ऑर्गेनाइजेशन सब मेरे ही ज़िम्मे था और मैं ही किया करता था। तो सीरत में जो मुशायरे शुरू हुए वो मेरी ही रहनुमाई में हुए और मेरी ही मौजूदगी में वो सब अंजाम पाए। और उसके बाद फिर बज़्म शेर व सुखन के मुशायरे होते थे। लारी स्कूल में हमने ख्वाजा अहमद अब्बास की सदारत में मुशायरा किया, जिसमें सलाम मछली शहरी, जगन्नाथ आज़ाद, कना निज़ामी वगैरह बहुत सारे शुरा इकराम ने शिरकत की। बड़ा कामयाब और शानदार मुशायरा हुआ। ख्वाजा अहमद अब्बास फ़ौरन हमारी पीठ थपथपाए कि इतनी कम उम्री में तुम इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हो, अल्लाह आपको और बुलंदी पे पहुँचाए, दुआएं दी। और अपने गले का हार एक हार मेरे गले में डाला और दूसरा हार मेरे दोस्त हबीब प्रेमी के, ये तो आपके दस्त राज हैं, उनके गले में डाला। और उस वक्त फिर मैंने फना निज़ामी साहब से फरमाइश किया कि साहब आपकी वो गज़ल जिससे देखनी हो जन्नत मेरे साथ साथ आए, अगर नवाज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उस पर उन्होंने कहा भाई आप अनाउंसिंग छोड़ के सामने आइए स्वामी की हैसियत से। तो मुझे वहाँ से उठ के स्वामी में आके बैठना पड़ा। फिर उन्होंने मैं चला सुए मैं कदा जहाँ कोई गम नहीं, जिससे देखनी हो जन्नत मेरे साथ साथ आए। फिर समा बन गया और बड़ा कामयाब मुशायरा रहा। उसके बाद फिर शकील बदियानी साहब के 1965 में मुशायरा हुआ, जिसमें शकील बदियानी साहब और आपके हिलाल सिहारवी और शेरी भोपाली, शिफा ग्वालियरी, अरशद सिद्दीकी भोपाली, फना निज़ामी, नज़ीर बनारसी वगैरह ने शिरकत की और बड़ा कामयाब मुशायरा रहा। उसमें पहली मरतबा दिल लखनवी आए थे और ये मुशायरा हम लोगों ने भिलाई ओपन एयर थिएटर में किया। इस थिएटर को सिर्फ 2 मरतबा हाउसफुल की डिग्री मिली है।
एक शकील बदायूनी के मुशायरे में उस वक्त इतने टिकटें बिकी और ये हुआ कि हमको सब गेट खोल देना पड़ा कि जिसको जहाँ जगह मिले वो खड़ा हो जाए। 6 महीने के बाद दारा सिंह की कुश्ती हुई तो उसमें खूब भीड़ रही, बाकी फिर ओपन एयर थिएटर में इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। शकील साहब 4 दिन रायपुर में रहे और रायपुर में रहने के बाद फिर सीरत के प्रोग्राम हुए, टाउन हॉल में प्रोग्राम हुआ और अपने बज़्म शेर सुखन की तरफ से भी अलग से मुशायरा हुआ। और उसमें तो जो आपने स्वागत किया था तो मिर्ज़ा मसूद बेग आपने भी तो स्वागत किया था उनका, जिसकी तस्वीर है मेरे पास, शकील बदायूनी साहब का। और बहुत सारे उसके बाद दूसरा मुशायरा हुआ आपके 1969 में, जिसमें कमर जलालाबादी फिल्मी शायर ये तशरीफ़ लाए। इनके साथ ही आपके बीना रानी नाज और मीना काजी, साबरा सुरूर अहमदी, तबस्सुम वगैरह ने शिरकत की। उसके बाद उसके पहले फिर एक मुशायरा हुआ था जिसमें निगार सुल्ताना वगैरह को मदऊ किया गया था। उसमें निगार सुल्ताना साहब से जब हम बम्बई में मिले, ग्वालियर टैंक उनके मकान में, जहाँ इनसे मुलाकात हुई तो वहाँ पता लगा बज़्म निगारा के नाम से इनकी एक बज़्म है जिसमें हर महीने मुशायरा होता है। उस मुशायरे में हम गए और बहुत लुत्फ़ आया। उस मुशायरे में मुकामी शुरा थे बम्बई के तमाम और बहुत मज़ेदार मुशायरा हुआ, खूब लुत्फ़ आया। उसके बाद हमने उनसे कहा, निगार साहबा से, उन्होंने पूछा, हमारी तरफ तवज्जो दिया कि कैसे आना हुआ ज़फ़र भाई। हमने कहा भाई मेरे साथ अकबर अली निशाद, हबीब प्रेमी भी थे। हमने कहा भाई रायपुर में एक मुशायरा करना है और हम चाह रहे हैं उसमें मेहमान खुसूसी आप रहें। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने भी सदारत के लिए मंजूरी दे दी है और भी शुराए कराम की मंजूरी मिल गई है। तो उन्होंने उसी वक्त हाँ कह दिया, ठीक हम शरीक होंगे। और उसके बाद वो सिर्फ टिकट पे आई। उन्होंने कहा हमें कोई नज़र नहीं चाहिए और अपने साथ उन्होंने 3-4 शायर को और शायरा को भी लेके आया। उस वक्त उनकी बेटी हिना कौसर भी शायरी करती थी, उनके भाई राशिद सिद्दीकी हैदराबादी वो भी शायर थे। इस तरह 3-4 शायर को लेके ख़ुद पहुंची और बाकी जो मुकामी शुराए कराम थे वो थे, बैरूनी शुराए कराम थे, उसमें शेरी भोपाली थे। ये तो हमेशा मेरे मुशायरों में आते ही थे और खूब दिलचस्पी के साथ मुशायरे पढ़ते थे। फना निज़ामी साहब भी आते थे, राज इलाहाबादी भी आते थे और मुस्तर इंदौरी, आफ्ताब लखनवी, कामिल शफीकी जौनपुरी, कृष्ण बिहारी नूर लखनवी, नाजिफ प्रतापगढ़ी, शमीन गोरखपुरी वगैरह शुराए कराम उसमें शरीक हुए और खूब शानदार और जानदार और कामयाब मुशायरा हुआ। रायपुर शहर जो है, उस वक्त रायपुर में जो मुशायरे कामयाब होते थे, जो शुराए कराम इन मुशायरों में कामयाब होते थे, तो उस वक्त बम्बई में उन तमाम शुराए कराम को मदऊ किया जाता था, क्योंकि रायपुर के मुशायरों की न्यूज़ हिंदुस्तान के सभी अखबारात में छपती थी। तो उस वक्त वहाँ शकील बदायूनी के साथ ही और भी दूसरे नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वो सब काम किया करते थे। तो मुशायरे फिर बम्बई में जो शायर कामयाब होता था रायपुर के मुशायरे के, उसे लाल किले में बुलाते थे। ये एक चेन सी थी कि जो शायर रायपुर में कामयाब हुआ उसे बम्बई मदऊ किया जाता था और जो बम्बई में कामयाब होता था उसे लाल किले के मुशायरे में मदऊ किया जाता था। इस तरह एक सिलसिला सा हो गया था और रायपुर में हर शायर आना अपनी शान समझता था और हमें खुद ही वो ख़त लिख के कहा करते थे, भाई हम मुशायरों में शरीक होना चाहते हैं, हमें भी मौका दीजिए। इसलिए रायपुर में जो मुशायरे होते थे वो शुराए कराम को सिर्फ आने जाने की टिकट और मुख्तसर सा नजराना देते थे और बाकी फिर जो एहतमाम होता था। और इस तरह ये तो शुराए कराम काफ़ी देर तक रायपुर के मुशायरों की शान रहे और रायपुर के मुशायरे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुए। 1956 से लेकर 1974 तक हिंदुस्तान में जितने भी मुशायरे हुए उन सब में रायपुर के शुराए कराम को भी मदऊ किया गया, रायपुर के मुशायरों का जिक्र भी चलता था। वहाँ जितने भी मुशायरे होते हैं हिंदुस्तान में, सब में रायपुर के मुशायरों का जिक्र होता ही था और शायर आपस में गुफ्तगू करते थे, आपको बुलाया गया या आप गए
या कब जाएंगे, ये तमाम बहस हुआ करती थी। इस तरह रायपुर अदबी दुनिया में छाया रहा। और जहाँ तक एक अंदाजे के मुताबिक कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का ये कहना था कि रायपुर में यार कितना पैसा है रायपुर वालों के पास, जो हर 2 महीने में आप लोग ऑल इंडिया मुशायरा कर लेते हो। तो हमने कहा भाई पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन दिल, दिमाग और हौसला रायपुर वालों का और अदबी खिदमात का जज्बा रायपुर वालों का अपने मुकाम से बहुत ऊंचा है। और इस तरह तमाम प्रोग्राम होते हैं और हर आदमी रायपुर का मुशायरे के लिए तन मन धन सबसे काम करता है। इस मुशायरे की जान जो हुआ करते थे, जो ऑर्गेनाइज करने में जो मेरे सपोर्ट करते थे पैसे वगैरह, फाइनेंस वगैरह में, इनमें A.H. चौधरी साहब इनकम टैक्स एडवोकेट थे। दूसरे हमारा ट्रांसपोर्ट के मालिक ओम प्रकाश सब्भरवाल दुर्ग, दिलीप सिंह कोहली, ताराचंद झाबक और बहुत से लोग, रफ़ीउल्लाह शाह साहब वगैरह, ये तमाम लोग हमारे को सपोर्ट करते थे। हमारे काम जो भी होते थे मुशायरे, उनकी कामयाबी के लिए पूरी तवज्जो के साथ और दिलेरी के साथ साथ देते थे। इस तरह ये मुशायरे कामयाब होते रहे। बल्कि हमने तो शकील साहब से ये कहा कि शकील साहब, ये जो मुशायरे हैं रायपुर के इतने कामयाब और जानदार और शानदार होते हैं कि ये मान लीजिए कि 1956 से 1972-74 तक का ये पीरियड है, ये पूरे हिंदुस्तान की उर्दू की तारीख में भारी है। पूरी सदी में ये सन जो हैं अपनी जगह कामयाब और ऐसे हैं कि इसका जवाब ही नहीं। हम लोगों ने जो मुशायरे किए उसके बाद 72 के बाद तो हम खामोश हो गए थे, क्योंकि जिम्मेदारियां कुछ घरेलू बढ़ गई थी, हम दूसरी उलझनों में उलझ गए थे, इसलिए हमने खामोशी अख्तियार किया। उस बाद सन 2002 में सुलेमान ईरानी साहब बज़िद रहे कि मुशायरा करो, तो फिर हमने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज की और उन्हीं के घर के सामने नूरानी चौक में मुशायरा किए सन 2002 में। उसमें 5 अखाड़े के शुरा इकराम मौजूद थे, क्योंकि मेरे हटने के बाद कई ग्रुप हो गए थे। तो जब मुशायरा किया गया था, हाशिम अली एडवोकेट साहब ने कहा कि ज़फ़र कैसा करोगे, यहाँ तो 4-5 ग्रुप हैं। मैंने कहा हम सब ग्रुप को बुलाएंगे, हमारी किसी से दुश्मनी, सब हमारे दोस्त हैं। अदब का मामला है, अदबी खिदमत है, सब मिल के करेंगे तब तो अदब आगे बढ़ेगा। इस तरह फिर जनाब हम ज़ाती तौर पर सब शायरों से जाके मिले और उनसे दरख्वास्त किए और हमारी मेहनत ने रंग लाई। सब शुरा इकराम ने शिरकत की। 2002 में जो मुशायरा हुआ, 1972 के बाद जो हम खामोश हुए, उसके बाद जो 2002 में जो मुशायरा हुआ, तो मुशायरा इतना कामयाब और शानदार हुआ कि हर शायर ने एक दूसरे से गले मिल के आपस में एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि भाई कामयाब मुशायरा हुआ। उसके बाद फिर से अब हमने मुशायरे को बज़्म शेर सुगन को रजिस्टर्ड करा लिया है। हाशिम एडवोकेट इसके सरपरस्त और ये हैं, और 1956 से मुसलसल इस बज़्म का जनरल सेक्रेटरी मैं ही हूँ और मेरे ही निगरानी में तमाम मुशायरे मुनक़िद होते हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से कामयाबी हासिल होती है। उस ज़माने में कॉलेज में मैं पढ़ता था और कॉलेज से आने के बाद, ये 1961-62 की बात है, उस ज़माने में मैंने किताबों की दुकान शुरू की थी मालवी रोड पे। उस वक्त उसका नाम बुकमैक रखा गया था, जहाँ पर तमाम हिंदुस्तान के रसायल, रोज़ाना अखबार, उस ज़माने में उर्दू अखबार, रोज़ाना अखबार भी उर्दू के आते थे, जैसे इनकलाब, उर्दू टाइम्स वगैरह, नई दुनिया दिल्ली से, और हफ्तावार अखबार नशेमन और अल फारूक वगैरह, और मैगज़ीन में शमा, 20वीं सदी, दीन दुनिया, आस्ताना, खिलौना वगैरह, बहुत सारी फुलवारी, बेशताब मैगज़ीन आती थी। उस ज़माने में उर्दू के शमा 200 कापी हमारी होटल दुकान से बिकती थी। शमा 150, 200, 20वीं सदी 150, और दूसरे जो मैगज़ीन हैं जैसे दीन दुनिया है, आस्ताना है, खिलौना है, ये सब 100 कापियाँ आती थी। ब्लिट्स उर्दू का जो है हर हफ्ते 400 कापी बिकता था रायपुर में। अब आज 5-10 कापी नहीं बिकती। उस वक्त का ज़ौक़, उस वक्त का शौक़ और उस वक्त की जो लगन थी लोगों में उर्दू के लिए, वो नाकाबिले, यानी ये समझिए बयान है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता कि कितना शौक़ और ज़ौक़ था। मुशायरे जो होते थे सुबह 7 बज जाते थे और उसके बाद मैं ही अनाउंसर रहता था। मुशायरा में ये कहता था भैया 7 बज गए, अब तो
छुट्टी दो, शाम में फिर 7 बजे से हम शुरू हो जाएंगे, रात भर चलेगा। उस ज़माने में टीवी या और कोई ऐसे प्रोग्राम होते हुआते नहीं थे, ये तमाम चीज़ें थी नहीं जो आजकल की। उस ज़माने में बस रामलीला, मंडली यही सब हुआ करते थे, ड्रामे व्रामे। तो ये मुशायरों को बड़ी अहमियत हासिल थी उस दौर में। साहिर लुधियानी साहब से तो मज़ेदार बात यही है कि जब भी हम उनके यहाँ जाते थे तो वो हम लोगों को आमलेट और चाय का नाश्ता कराते थे, और उसके बाद सिर्फ वादा करते थे रायपुर में ज़रूर आऊँगा। लेकिन ये कि हम जब भी बॉम्बे जाते थे उनसे ज़रूर मिलते थे, और वो भी वक्त निकाल के हम लोगों को नवाजते थे, और अच्छी अदबी गुफ्तगू होती थी। सब में मज़ेदार बात राजा मेहंदी अली ख़ान साहब से होती थी, जो यानी बाकायदा अच्छी कुर्सी में बैठे रहते थे। मुझे हाँ, वो पाँव उनका एक फूला हुआ था, फील पाकी उनमें बीमारी थी, ज़्यादा चलते फिरते नहीं थे, लेकिन थे मज़ेदार आदमी। एक मरतबा उस वक्त टेलीफोन का दौरा था। मज़ेदार बात ये हुई कि किसी साहब से कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब तुम यार अगर सामने होते तो शायद मैं थप्पड़ मार देता, लेकिन अभी अब तुम फ़ोन पे हो तो मेरा जी चाह रहा है कि ये पेशाब आपके कान में गिरे जाए। और उनकी अहलिया भी बाज़ौक़ थी और शोरा इकराम को बहुत नवाजती थी। हम लोग जब भी जाते थे, हम लोगों का तो खैर कम उम्री थी और लावालीपन ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों को बच्चों ही की तरह ट्रीट करते थे और हमेशा अच्छी नसीहतें करते थे। तालीम का यानी जारी रखने के बारे में कहते थे कि भाई तालीम आप जारी रखिए, ज़रूर पढ़िए, पढ़ाई में कोताही या गलती नहीं होना चाहिए, अच्छी डिग्री अच्छे से करिए। लेकिन अब हम लोगों के घरेलू हालात, माशी हालात ऐसे नहीं थे कि हम कोई बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छी यानी ये समझिए इंजीनियरिंग वगैरह और दूसरी चीज़ों में ध्यान दे सकें, तो ये वो हमारे बस के बाहर थी। इसलिए हम लोग बस यही आर्ट्स वगैरह में पढ़े और इसी में कामयाबी रही। अल्लाह का करम रहा कि हर दौर में हमको लोगों ने नवाजा। साहिर लुधियानवी साहब तो जब भी जाते थे उनसे तो बहुत अच्छी मुलाकात रहती थी। जान निसार अख्तर साहब से, आपके कैफ़ी आज़मी साहब से और अली सरदार जाफरी। ये जब भी हम जाते थे, उस ज़माने में कम्युनिज़म का बोलबाला था और कम्युनिज़म एक फ़ैशन सा हो गया था कि जिसको देखो वो कम्युनिस्ट होना पसंद करता था। तो ये लोग जब भी हम जाएं तो कैफ़ी आज़मी साहब, जान निसार अख्तर साहब, अली सरदार जाफरी हमको वहीं रेड हाउस में ही मिलते थे, वहीं मुलाकात होती थी और वहीं तमाम अदबी नशिस्तें हुआ करती थी, तबादला ख़्याल हुआ करते थे और बहुत सी रहनुमाई की बातें भी होती थी। क्योंकि हम लोग कम उम्र थे उनके सामने, इसलिए वो हम लोगों को बहुत से जो अच्छे शोरा इकराम हैं जो मुशायरे में कामयाब होते थे उनके बारे में भी बताते थे कि इन लोगों को आप बुलाइए, और हम लोग फिर उनके हिदायत के मुताबिक काम करते थे और उन शोरा इकराम को बुलाते थे। और जब हम रेफरेंस देते थे कि आपका नाम जान निसार अख्तर साहब ने या अली सरदार जाफरी साहब ने या कैफ़ी आज़मी साहब ने आपको दिया है आपका नाम, तो जनाब वो सिर्फ किराए पे आ जाते थे और बहुत शुक्रिया के साथ उनका भी शुक्रिया अदा करते थे, हम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते थे कि आपने उनकी बात की लाज रखी और हम लोगों को मदऊ किया। कैफ़ी आज़मी साहब एक मरतबा कलकत्ता जाते जाते रायपुर रुक गए, तो रायपुर में उस वक्त नंद कुमार पाठक कॉमरेड थे, किताब महल उनकी किताब की दुकान थी शादा चौक में। वहाँ वो सुबह पहुँचे तो सीधा वो मेरी दुकान उस वक्त किताब की पोस्ट ऑफिस के सामने थी। तो वो आए और मुझसे कहा कि यार कैफ़ी आज़मी आए हैं, आज प्रोग्राम रखो। तो मैंने कहा क्या प्रोग्राम रखें, क्या मुशायरा करो। तो हमने कहा कैसा करें। उसके बाद हबीब प्रेमी आ गए, अकबर अली निशाद आ गए, अब्दुल गफ़ार ख़ान हिलाल आ गए, सब मिले। हमने कहा भाई अपने कैफ़ी आज़मी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और आज उनके एजाज़ में कहा मुशायरा नशिस्त रखना है, तो क्या मुशायरा ही कर देते हैं। तो हैदर अली साहब की सदारत में रामकृष्ण कपूर साहब राहत के मुशायरा इंचार्ज थे, इनकी सदारत में मुशायरा मुनक़िद किया गया। तो उस वक्त प्रोफेसर राजुद्दीन राज साहब ने कहा कि यार यौम उर्दू अपन मना रहे हैं तो उर्दू पे तकरीर होना चाहिए। तो मैंने कहा सर आप तो हमारे प्रोफेसर हैं उर्दू फ़ारसी की, आप ही तकरीर करिए। क्या नहीं, आप ऐसा करो मौलाना हामिद अली साहब को पकड़ कर ले आओ जाके उन्हें। तो क्या कौन जाएगा, तो उन्होंने कहा ज़फ़र को भेजो। तो मुझे कहा गया कि भाई मौलाना साहब को आप जाके लाओ, आप
उनके शागिर्दों में से हो और मदरसे में बहुत आपका आना जाना है और उनसे ताल्लुक़ है। तो मैं फिर गया प्रोफेसर साहब के कहने से, रियाजुद्दीन राज साहब के, मैं गया तो मौलाना साहब इशा की नमाज़ पढ़ के एक गिलास पानी में शहद डाल के घोलते हुए बैठे हुए थे। मैंने पूछा, मैं जैसे ही गया तो मौलाना साहब का जैसा लहजा था, कहो बाबू कैसे? तो मैंने कहा बाबा आप ही के पास आया था। हाँ बोलो बोलो क्या बात है? मैंने कहा मुशायरा कर रहे हैं। कहा बहुत अच्छी बात है, काम मुशायरा करो, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो मैंने कहा मुशायरा तो कामयाब होगा, आपकी दुआएं हमारे शामिल हाल हैं। तो मेरे एक दरख्वास्त थी कि क्या है? बोलो बोलो बोलो। मैंने कहा यौम उर्दू हम मना रहे हैं, कैफ़ी आज़मी साहब बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं और एक मुशायरे का अहतमाम किया गया है यौम उर्दू के नाम से। तो मैं चाह रहा था और लोगों का भी इसरार था कि मौलाना हामिद अली साहब को लाओ, तकरीर वही करेंगे। तो क्या उन्होंने बर्जस्ता कहा कि रियाजुद्दीन कहाँ, हमारे प्रोफेसर साहब के बारे में जो उर्दू और पर्शियन के हमारे प्रोफेसर थे न्यू आर्ट्स कॉलेज में। तो मैंने कहा वो भी हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब को लेके आओ। तो क्या वो क्या तनख्वाह मुफ्त की लेता है यार, तकरीर वकरीर नहीं करता? मैंने कहा ऐसा नहीं मौलाना साहब, वो आपके सामने ज़रा हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उनके कहा मौलाना साहब हैं तो वो साखी होगी, उन्हीं से तकरीर। कह रहे क्या तुम हमको घुमा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं मौलाना साहब, मैं आपको कैसे घुमाऊँगा। मैंने कहा बात यही थी। तो उसके बाद मौलाना साहब ने थोड़ी देर सोचे, उसके बाद क्या अच्छा वो दरवाजे के आड़ में कुबड़ी हमारी लाओ, तो दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि वो साफ़ा लाओ, तो उन्होंने फ़ौरन साफ़ा बांधा अपने हाथ से और कहा चलो कुबड़ी टेकते गए। और जाने के बाद मौलाना हामिद अली साहब ने उस जलसे में पहले तो रियाजुद्दीन साहब को मुखातिब किया, फिर रामकृष्ण कपूर साहब को मुखातिब किया, फिर उसके बाद अपने हैदर अली वकील साहब जो एडिकेट बज़्म के सदर थे उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों ने इस उम्र में मुझे तकलीफ़ दी है, इतना बड़ा प्रोफेसर है, इससे तकरीर कराते। तो सब ने कहा कि नहीं मौलाना साहब, आपके रहते अगर हम लोग तकरीर करेंगे तो गुस्ताखी और बेअदबी होगी, आप ही को ये ज़ेब देता है, आप अपने मुकाम से बात करिए। तो मौलाना हामिद अली साहब ने 1.25 घंटा मुसलसल बर्जस्ता उर्दू के बारे में तकरीर की। और जब तकरीर करके मौलाना साहब हटे हैं तो कैफ़ी आज़मी साहब ने फ़ौरन उठ के मौलाना साहब का हाथ चूमा कि क्या मरस्सा और क्या ज़बरदस्त तकरीर की आपने कि हम तमाम चौकड़ी भूल के पूरी तरह महवे थे आपकी तकरीर पर। उसके बाद फिर हमारे प्रोफेसर रियाजुद्दीन साहब ने भी हाथ चूमा और लोगों ने भी कि भाई मौलाना क्या ज़बरदस्त तकरीर की आपने। तो ये मौलाना साहब का अपना एक मुकाम था और तकरीर जो हुई थी वो बड़ी ज़बरदस्त और एक्सटेम्पोर, उन्हें तो सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया था, वो तो अचानक लाए और उन्होंने बर्जस्ता कहा और ऐसी लाजवाब तकरीर की सब अशश कर उठे। फिर बाद में मौलाना साहब की तकरीर ही दौर गुफ्तगू का मरकज़ रही और ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। मौलाना की तकरीर के बारे में जहाँ भी मिलते थे उन्हीं की तकरीर के बारे में लोग गुफ्तगू करते थे। हबीब तनवीर साहब जब इंग्लैंड से अपनी तालीम मुकम्मल करके रायपुर लौटे तो उस वक्त रिजवी हॉल में, पहले तो रिजवी साहब का बंगला कहते थे, जब हम लोगों ने मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किए और पहला मुशायरा अल्लामा नातिक लाहौटी की सदारत में वहाँ हुआ तो उसका नाम हम लोगों ने रिजवी हॉल रखा और रिजवी हॉल उसके बाद उसका नाम आज तक रिजवी हॉल ही कहा जाता है। तो उस वक्त इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए थे हबीब तनवीर साहब और वो बैजनाथ पारा में ही रहते थे। ज़हीर अहमद ख़ान वैशी उनके बड़े भाई, वो भी बहुत अच्छे शायर थे और हमारी बज़्म से उनका ताल्लुक़ था और बज़्म के तमाम मुशायरे अटेंड करते थे। तो ये हबीब तनवीर साहब को हमने जाके कहा कि अल्लामा नातिक लाहौटी साहब तशरीफ़ लाए हैं रिजवी हॉल में, आज उन्हीं की सदारत मुशायरा है और हमारी दरख्वास्त है कि आप भी इसमें शरीक हों। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, घर की बात है, हम आएँगे। उस वक्त हबीब तनवीर साहब नए नए इंग्लैंड से लौटे थे। उनकी शायरी का जो रंग था वो नाउल रामलाल के बाल, चपटा चांद, भूरी भैंस, ये तमाम नुमान थे नज़्मों के। तो लोगों ने हमसे पूछा कि भैया ये किस किस्म की शायरी है? वो इंग्लैंड से आए हैं और इंग्लैंड में उनकी तालीम हुई है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के जिस किस्म के शेर व शायरी होती है उसको उन्होंने उर्दू में ढाला है। ये एक नया फ़न वो उर्दू को दे रहे हैं, बल्कि हमको तो उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। एक जिद्दत वो उर्दू का अता कर रहे हैं। तो रामलाल के बाल
जो थे कि पूरा वो पैदाश से लेके मुंडन और मुंडन से लेके फिर वो तमाम उनके जो होते थे उसका बताया। फिर चपटा चांद, तो चांद को उन्होंने कहा भाई चपटा ही है, थाली जैसे है, कहे उभरा हुआ तो नहीं है, कहे चपटा है, इसलिए चपटा चांद मैंने उसका अनुमान लिया है। और भूरी भैंस, तो भैंस दो रंग की होती है, काली भी होती है, भूरी भी होती है। अब यहाँ तो काली होती है कि हमारे वहाँ इंग्लैंड में भूरी होती है, जहाँ हमने वहाँ देखा, इसलिए हमारे जहन में आया कि भूरी भैंस क्यों ना इस नाम से कोई नज़्म लिखी जाए। तो इस तरह उन्होंने एक नया फ़न उर्दू में रायपुर में इंट्रोड्यूस किया, भूरी भैंस, चपटा चांद, रामलाल के बाद। और उसके बाद फिर दूसरे लोगों ने भी आज़ाद शायरी के नाम से इस किस्म की शायरी की इब्तिदा रायपुर से शुरू हुई है, समझे ना। मौलाना अब्दुल हलीम तालिब के नवाब साहब ये भी मुशायरे में शरीक होते थे, मुशायरे में रहते थे। हबीब प्रेमी साहब, आपके रायपुर के शोराओं की फहरिस्त में बता दूं जो रायपुर से मुताल्लिक़ थे। अख्तर हुसैन रायपुरी, अदीब रायपुरी, अब्दुल रऊफ़ महवी, ये मेरे पैदाइश के पहले के थे, या मेरे यानी ये समझिए कि मेरे बचपने के दौर के ज़माने के थे। मेरी पैदाइश 26 फरवरी 1934 को रायपुर में हुई। मेरे वालिद अब्दुल रऊफ़ खां ये पोस्ट मास्टर थे और ये बिलासपुर ज़िले में अकलतरा के पास बुड़गहन गांव है, वहाँ के ज़मींदार थे। और मेरे नाना फ़ौज में थे और अंग्रेज़ों के ज़माने में रायपुर फ़ौज में ही तशरीफ़ लाए थे और फिर वो यहीं रह बस गए। और उसके बाद इन्हें भी पोस्ट मास्टरी ही मिली, तो मेरे नाना और मेरे वालिद दोनों ही रायपुर में पोस्ट मास्टर रह चुके हैं। ज़हीर अहमद ख़ान वैशी, अली बख्श खुर्शीद, अब्दुल गफ़ार ख़ान हिलाल सिमाबी रायपुर के बड़े अदब नवाज शोरा इकराम में हैं, उस्तादों में इनका शुमार है। हकीम मोहम्मद सलीम हापुड़वी, सादिक अली कमर, मसीहुद्दीन मसीह, यावर हुसैन यावर, रियाजुल हसन रियाज, वहीदुल हसन ताबिश, शाद भंडारवी, तैयब अली आज़ाद, मिर्ज़ा अमजद, इस्माइल कुरैशी, जहाँ जबलपुरी, बशीर नुसरत, मोहम्मद अनवर अशरफी अनवर, अब्दुल रहीम नश्तर रायपुरी, सैयद एजाज़ फारूकी एजाज़, नज़रुल इंस्पेक्टर, अताउल्लाह खान वफ़ा, अब्दुल हलीम खान नवाब तालिब, अकबर अली निशाद, अहमद रज़ा शफ़क़, अब्दुल सत्तार खाकी, मसीहुद्दीन ताबिश, अहमद अली, मोहिउद्दीन आतिश वगैरह सब रायपुर के शायर हैं। ज़फ़र भाई, रायपुर में और जिस तरह से मुशायरों का एक सिलसिला रहा और इसमें समाज के हर तबके से लोग जुड़े, इसमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं था, उस दौर के बारे में, वहाँ उन दिनों के मुशायरों के बारे में, लोगों के बारे में कुछ बताएं जो याद आता हो आपको। रायपुर के शोराए कराम, उन्हें एक मंच की ज़रूरत थी, वो मंच बज़्म शेर व सुखन ने दिया और तमाम शोराए कराम सब पूरी मोहब्बत, पूरी दिलचस्पी के साथ बज़्म शेर व सुखन के से जुड़े रहे। एक आध दो तो होता ही है, मुखालिफ होते ही हैं कामयाबी से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उनको भी लेके चलते थे और कोशिश करते थे कि अदबी फ़िज़ा में किसी किस्म की बदमज़गी पैदा ना हो, सब मिलजुल के उर्दू को कायम रखें, उर्दू को आगे बढ़ाएं, उर्दू के प्रोग्राम को दिलचस्प बनाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शरीक हों और लुत्फ़ उठाएं। रायपुर में गणेश उत्सव जब शुरू हुए तो उसमें मुशायरे का आगाज़ हम ही ने कराया। 1956-57 की बात है, मुशायरे के सिलसिले शुरू हुए। पहला मुशायरा राजकमल कला मंदिर, राजकमल टाकीज़ में, उसके सामने ही जो पहले बहुत बड़ा वो था, उस रोड पर ही मुशायरा किया गया। मौलाना अपने एजाज सिद्दीकी साहब उस वक्त कदम मिला के चलो बिनाका गीत माला में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 की जंग में ये कहा था कि कदम मिला के चलो, तो उस वक्त बिनाका गीत माला ने एक उन्वान दिया, कदम मिला के चलो, और उसमें पूरे हिंदुस्तान के शोरा इकराम को मदऊ किया। तमाम लोगों ने अपनी अपनी तख्लीक़ात भेजी, जिसमें एजाज सिद्दीकी शायर के एडिटर बॉम्बे, उन्हें पहला इनाम का मुस्तहक़ करार दिया गया। और उस दौर में फिर खूब आवभगत हुई उनकी और मुशायरों का सिलसिला शुरू हुआ। तो रायपुर भी आप तशरीफ़ लाए, इस सिलसिले में फिर गणेश के मुशायरे में उनका भी प्रोग्राम रखा गया।
राजकमल टाकीज़ में। उस वक्त वानखेड़े मैनेजर हुआ करते थे और प्रकाश बाबू प्रकाश स्टूडियो वाले राजकमल की बिल्डिंग में ही फोटोग्राफी का काम करते थे। तो दिलीप सिंह कोहली उनकी ड्राई क्लीनिंग थी उसी में। तो ये सब लोग पूरी तरह, ताराचंद थे, ये तमाम लोग पूरी तरह ताउन करते थे। और पहला मुशायरा हुआ जिसमें एजाज सिद्दीकी साहब आए और दूसरे नाबार शुरा इकराम ने शिरकत की और बहुत कामयाब और शानदार मुशायरा हुआ। उसके बाद से रायपुर के जितने भी गणेश उत्सव होते थे उनमें फिर मुशायरों का सिलसिला शुरू हो गया और काफ़ी कामयाब रहा। और भी प्रोग्राम होते थे लेकिन उस पर मुशायरों को ख़ास अहमियत हासिल होती थी और बड़े मकबूल होते थे प्रोग्राम। आप लोगों ने हाथ की लिखी हुई मैगजीन वगैरह निकाली? हाँ, 1951 में जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे दोस्तों का एक ग्रुप बना जिसने कहा यार अपन लोग इतने पैसे खर्च करके मैगज़ीन वगैरह तो ख़रीद नहीं सकते, हालांकि उस वक्त बहुत कम कीमतें थी। तो उस वक्त तय ये हुआ कि अब 4-8 पेज के जो अपनी कॉपी होती हैं उसमें बाकायदा रूप नारायण वेणु करके अच्छे कवि भी थे और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे, उनकी यानी वो उनके एडिटरशिप में वो मैगज़ीन निकालते थे। तो वो दोस्तों के हलकों में घूमता था। वो उस मैगज़ीन का नाम था पुष्पहार, जो हिंदी में ही हिंदी लिपि में होती थी और दोस्तों में घूमती थी और सब पढ़ पढ़ा के एक दूसरे के। और उस वक्त से फिर हमको शेर व शायरी का भी शौक़ हुआ, लिखने का भी शौक़ हुआ और मुशायरों का भी शौक़ हुआ। यहाँ से फिर इब्तिदा हुई और फिर उसमें अल्लाह ने कामयाबी दिया, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इस तरह फिर बहुत से साथी जमा हो गए, बहुत से प्रोग्राम हुए, मुशायरे में नामवर हस्तियों ने इसमें शिरकत की और हिंदुस्तान में रायपुर का नाम खूब चला। रायपुर के मुशायरों के ज़िक्र अक्सर जब भी दो शायर मिलते थे दो मुख्तलिफ़ शहरों के तो रायपुर का मुशायरे का ज़िक्र उनमें होता था। किसी तरह उन्हें रायपुर के मुशायरे में पढ़ने का मौका मिले और जब राब्ता कायम होता था तो हम उन्हें पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ मदऊ करते थे और रायपुर के मुशायरों में कामयाबी हासिल करते थे। मेरे जहन में एक खाका है जो मैं बताता हूँ, जो मेरे जहन में आया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। उर्दू के बारे में, उर्दू को मौजूदा मुश्किलात से बचाने के लिए हमें ईमानदारी के साथ जद्दोजहद करना है और यही अमल उर्दू की तरक्की और कामयाबी की ज़मीन है। हमारी कोशिशों का दायरा नुमाइशी कारनामों की हद तक महदूद न होगा। हम चाहते हैं कि हर शख्स उर्दू की अज़मत का खुले दिल से एतराफ़ करे। इस सिलसिले में उर्दू की तरक्की, तरवीज और इशाअत के लिए बेहतरीन कोशिशों को आज़माने से गुरेज न करेंगे। हम सब अपने हौसलों से ऐसे खुशगवार माहौल पैदा करें जहाँ रोशन कदरों और मुमताज़ अज़मतों को हर छोटा बड़ा फ़ख्र के साथ अपना ले। शीरीने लिए हुए मोहब्बत की ज़बान उर्दू का दावा कल भी एक हकीकत था, आज भी है और मुस्तक़बिल के आसमान पर भी एक अटल हकीकत की तरह उभरेगा। वो अहले मोहब्बत जिसके लिए उर्दू इतनी बेकरार है, जिनकी मोहब्बत पर ख़ुद उर्दू को भरोसा है, वो सामने आए और वो लोग जिनका जज्बा खिदमत का है, उनके कदमों की हर चाप की गूंज दुनिया को बतलाती चले जाएगी। मिलते गए और कारवां बनता गया। भाई ज़फ़र रऊफ़ी, रायपुर में मुशायरों के बारे में जो आपने बताया और जो यहाँ कलमकार आए, जो शायर आए, उनके बारे में आपने बताया, उर्दू के बारे में आपने अपनी राय ज़ाहिर की। इस मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।